નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? વિડિયો લેક્ચરમાં ફરી એકવાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 9 विषय हिंदी विषयांक क्रांतिकारी शेखर का बचपन पाठ का प्रकार है उपन्यास अंश और इसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। आधुनिक हिंदी काव्य धारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अज्ञेय जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कशिया यानी कुशीनगर में हुआ। बचपन का 1911 से 1915 का समय लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कैलिफोर्निया उत्तीर्ण की। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया। अज्ञेय जी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। विद्रोह है, इसके अतिरिक्त विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे थे। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया है। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया है। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, अरे ओ करुणा प्रभामय उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्होंने तार सप्तक का भी संपादन किया था। यहाँ पर क्रांतिकारी शेखर का बचपन जो उपन्यास है वह प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। यह उपन्यास 1940 में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन चरित्र विचित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है, वह लील पर चलने वाला नहीं है। यानी बचपन से ही शेखर जो है, क्रांतिकारी शेखर जो है इस हवा में ढलते गए। यानी कि सत्याग्रह जो हम कहे गांधी जी की धुन में ढलते गए। बचपन से ही कहते हैं कि उन्हें कुछ करने के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने की इच्छा थी। बचपन में उन्होंने क्या किया, विदेशी कपड़ों का त्याग कर दिया और देसी खादी कपड़े जो है वह कपड़े पहनने लगे। उनके पास ऐसे कपड़े कम थे जिसके कारण वह क्या करते थे, कहीं आते जाते भी नहीं थे, घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। बस उनके घर की एक खिड़की थी, वहां पर वह खड़े रहते और नजारा देखते रहते थे। उस वक्त खिड़की से कभी कभी आवाज आती रहती थी नारे की। कहते थे कि गांधी की हो बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। यानी गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। यह सुनते तब शेखर जो है उस प्रवाह में बह जाते और वो भी सब कुछ भुलाकर वो भी जोर से खिड़की पर खड़े होकर बोलने लगते, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का हो मुंह काला। लेकिन इससे आगे वह कुछ नहीं कर सकते थे, मजबूर थे वह, क्योंकि बच्चे थे अभी।
और दूसरी बात कि उसके घर में सभी लोग जो है अंग्रेजी पद्धति से जीने वाले थे, सब अंग्रेजी में बात करते थे। उनका पिता का भी आग्रह था कि उनके बच्चे अंग्रेजी में पढ़े, अंग्रेजी बोले आदि सभी। एक दिन क्या होता है, शेखर जो है घर में उनकी माँ के अतिरिक्त कोई नहीं है, यानी शेखर और उनकी माँ दो ही है। नौकर तो है, बाकी सब लोग जो है घर के परिवार के सदस्य वो बाहर गए हुए हैं। तो पता नहीं शेखर को क्या हुआ कि उसने माँ जो है कमरे में कुछ अपना काम कर रही है और इधर शेखर को पता नहीं कुछ हो जाता है और वह सभी के अलमारी से अंग्रेजी कपड़े लाकर बाहर जो है बरामदे में ढेर करता है और कहते हैं कि मिट्टी का तेल लाकर उसमें छिड़क देते हैं और आग लगा देते हैं। उसके बाद जो उसकी माँ तो आती है, उसे 2-4 थप्पड़ भी लगाती है, लेकिन फिर कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि कपड़े तो राख हो जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं। उनके पिता जो है, शेखर के पिता, उनका मानना था कि उनके बच्चे अंग्रेजी में ही बोले, अंग्रेजी में ही पढ़ाई करे। शेखर को याद है कि उसकी पहली आया जो थी वो भी अंग्रेजी ही थी, अंग्रेजी में ही बात करती थी, अंग्रेजी ही बोलती थी, यानी ईशाई आया। उनकी पहली आया जो है ईशाई आया, वह भी अंग्रेजी में ही बोलती थी। उनके पहले जो शिक्षक थे, जो अमेरिकन मिशनरी था, बराबर, वो भी अंग्रेजी में ही बोलता था। वो पढ़ा था लिखा था कुछ नहीं था, लेकिन हाँ अंग्रेजी की शिक्षा तो देता ही था। शेखर का मानना है कि जो सबसे पहले हम सीखते हैं, बोलते हैं, वो हमारी मातृभाषा होती है। बच्चा जब बड़ा होता है तो अपनी मातृभाषा में ही बात करता है। तो शेखर सोचता है, क्या मेरे पिताजी कह रहे हैं कि हमें अंग्रेजी में ही पढ़ना है, लिखना है, हम बोलना है, तो क्या अंग्रेजी हमारी मातृभाषा है? नहीं, हम दूसरों की भाषा को अपनी मातृभाषा क्यों बनाएं? हमें अपनी मातृभाषा में अभिमान होना चाहिए, गर्व होना चाहिए अपनी मातृभाषा के लिए। और मैं अंग्रेजी में शिक्षा हासिल नहीं करूंगा। इसलिए उसने क्या किया कि अपने हिंदी जो है राष्ट्रभाषा, हिंदी में पढ़ना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उसे लगने लगा, मन ही मन लगने लगा कि मेरे अंदर ये विदेशी भाषा जो है उसे मुझे निकालना है। उसे मैं अपनी माँ क्यों कहूँ? माँ तो वो होती है जो बच्चों को सराहती है, प्यार देती है, बड़ी लगन से उसका पालन पोषण करती है। तो उसने क्या किया, हिंदी बोलना पढ़ना आरंभ कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि वो अंग्रेजी तो बड़ी आसानी से बोल सकता है, लेकिन हिंदी की तो अभी उसे शुरुआत ही की है, क्योंकि हिंदी भाषा तो उसे आती ही नहीं है, उसे ये ज्ञात होता है। और वह धीरे धीरे हिंदी पढ़ना शुरू करता है और अपनी बातचीत में अंग्रेजी शब्द को निकालता जाता है। अंग्रेजी से वो हटता जाता है, अंग्रेजी शब्द को हटाता जाता है, अपनी बोली में शुद्ध हिंदी बोलने का प्रयत्न कर रहा है, वो सीख रहा है, विदेशी अभ्यास को दूर करने लगा है। उसने इसके लिए अपने आप को भारतीय प्रमाण यानी हिंदी के ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए उसने क्या किया, एक नाटक लिखना शुरू कर दिया। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में उसने नाटक लिख दिया। नाटक पूर्ण भी हो गया, पूरी हिंदी का ही उसने उसमें उपयोग किया, हिंदी भाषा का ही उपयोग किया था। नाटक लिखकर उसने कई किताबें जो है उसके बीच में छिपा दी ताकि किसी के हाथ ना लगे। लेकिन उसे अंदर ही अंदर बहुत ही आनंद होता था कि उसने बिना किसी की मदद से ये हिंदी भाषा में नाटक लिखा है। बहुत बढ़िया नाटक उसने लिखा है, जिसमें उसने नाटक का जो अंतिम दृश्य है, यानी अपने नाटक का जो अंतिम दृश्य है, उसमें उसने लिखा है कि प्रत्येक, कहते हैं कि जो दृश्य था वो ऐसा था कि भारत जो है स्वाधीन और बाधाहीन
भारत एक स्थूल आकार प्राप्त करेगा। यानी यही उनका स्वप्न है, भारत स्वाधीन बनेगा और एक ऐसा आकार, स्थूल आकार जो है वह प्राप्त करेगा। इसमें कोई बाधा नहीं होगी, कोई अड़चने नहीं होगी, बाधाहीन भारत होगा, ऐसा स्वप्न उसने अंत में देखा है। कहते हैं कि एक दिन वह अपने पिता के साथ दौरे पर जा रहा था। विश्राम गृह में, रेस्ट रूम जिसे हम कहते हैं, उसमें उसके पिता ने सामान रखा और स्टेशन पर इधर उधर टहल रहे थे। तभी एक अंग्रेज लड़का आकर शेखर से उनका नाम पूछता है, तो शेखर कुछ जवाब नहीं देता। तो वो लड़का जो है ये समझ बैठता है कि शेखर को अंग्रेजी आती नहीं है। शेखर ने उसे पैर से लेकर सिर तक देखा। शेखर को लगा कि ये लड़का तो बहुत घमंडी है, अभिमानी है, पर कुछ भी नहीं बोले क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें अंग्रेजी बोलना नहीं है। उसने अपनी भाषा से अंग्रेजी शब्द एक एक करके हटा रहे थे वो, तो वो उसे कोई उत्तर दे नहीं रहे थे। उस लड़के ने फिर से, उसे लगा कि शायद इसे अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए उस लड़के ने फिर से पूछा कि माय नेम इज, डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है ये, क्या तुम स्कूल जाते हो? तुम स्कूल पढ़ने जाते हो, पढ़ते हो कि नहीं? ऐसा सब कुछ पूछता है कि तुम स्कूल में पढ़ते हो क्या? तो शेखर चुप रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। उसके पिता एकदम गुस्से से लाल हो जाते हैं, कहते हैं कि बोलो ना, आंसर दो ना, यानी इनका उत्तर दो, ये तुम्हें क्या पूछ रहा है, क्या तुम्हें इसका उत्तर नहीं आता? लेकिन शेखर चुप रहता है, कुछ भी नहीं बोलता। और लड़का जवाब क्यों नहीं देते ऐसे जब उनके पिता कहते हैं शेखर को, तब ये लड़का जो है वहां से चला जाता है। और तभी कहते हैं कि उनके पिता और कुछ उसे कहे, उसे डांटे, तभी कहते हैं कि ट्रेन जो है वह आ जाती है और शेखर उनके पिता की डांट से बच जाते हैं और शेखर उत्तर देने से भी बच जाते हैं और घर पे आते हैं। जब घर पे आते हैं तो उसकी माता को उनके पिता जो वो कहते हैं कि हमारे लड़के सब बुद्धू है। क्या है? बुद्धू। उनके पिता, शेखर के पिता अपनी पत्नी यानी शेखर की माता से कहते हैं कि हमारे सभी लड़के जो है बुद्धू है, किसी के सामने तो बोल ही नहीं सकते, यानी उनके मुंह से कुछ भी निकलता नहीं है। और शेखर ने ये सुन लिया, तब उसे बड़ा दुख होता है कि उनके पिता उनको, उनके भाव को, उनके मन के भाव को समझ नहीं सके। वह उसे अंग्रेजी में जवाब देना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि वह देश के लिए कुछ करना चाहते थे। अपने देश के लिए कुछ करने के लिए उन्होंने अपनी बोली में से, अपनी भाषा में से अंग्रेजी शब्द को उन्होंने निकाल दिया था। अब ये कहानी जो है, उपन्यास जो है, हम पढ़ेंगे और समझेंगे। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए, जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वहां ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की संवेद पुकार उस तक पहुंचती, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला, तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। कहते हैं कि असहयोग की लहर जो है लोगों को बहा कर ले जाने लगी। शेखर ने भी उस लहर में बहने का प्रयत्न किया लेकिन वह बह नहीं पाया। तब अपने हाथों से वह खेकर, यानी कि मान लो कि आप तैर
नदी या समुद्र में फंसे हुए हो तो आप तैरने का प्रयत्न करोगे तो आप अपने हाथ, कोई और सहारा नहीं है तो अपने हाथ या पैरों से आगे तैरने का प्रयत्न करोगे, अपने आप को बचाने का प्रयत्न करोगे। उसी प्रकार शेखर जो है अपने आप को आगे धकेलने के लिए बहाने लगे। उसने विदेशी कपड़े उतार दिए क्योंकि अपने देश के प्रति उनके मन में एक ऐसी दीप जली थी जिसके कारण उसने क्या किया, अब विदेशी कपड़े जो उनके थे सारे कपड़े निकाल दिए और दो चार मोटे जो देसी कपड़े थे वही उसके पास थे और वही वहां पहनने लगा। उसके कारण वह कहीं आता जाता नहीं था क्योंकि उसके पास आने जाने के लिए इतने कपड़े नहीं थे कि वह पहनकर बाहर घूमने जाए। तब वो क्या करता था, प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता था और बाहर देखा करता था। कभी जब वो बाहर देखता था तो कभी कभी दूर से आवाजें आती थी, बहुत से कंठ यानी एक साथ कितनी आवाजें आती थी और समवेत वह पुकार जो है उस तक पहुंचती थी। कौन सी पुकार थी कि गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। शेखर यह सुनता और उस आवाज के साथ वह भी पुकारने लगता और खिड़की से ही पुकार उठता कि गांधी का बोलबाला दुश्मन का हो मुंह काला। यानी उनके प्राण जो है ये शब्द सुनकर, ये वाक्य सुनकर पुलकित यानी प्रफुल्लित हो जाते थे और वह भी पुकारने लगते थे। इससे आगे वह जा नहीं सकता था, घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का ना होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। यानी वह खिड़की से खड़े होकर पुकारते रहते थे, गांधी का वो बोलबाला दुश्मन का हो मुंह काला। इससे आगे वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि अंकुश था। और कहते हैं कि हम बच्चों पर जिस प्रकार कोई मान लो कि बच्चे जो है उस पर हम अंकुश लगाए, उस पर प्रतिरोध लगाए कि आपको ये करना है, ये करना नहीं है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना नहीं है, ऐसा करना है, ऐसा करना नहीं है, ऐसा करेंगे तो वही करने के लिए, उनमें से बाहर निकलने के लिए, उस तरफ जाने के लिए कई प्रकार के रास्ते ढूंढते रहेंगे कि मैं क्या करूं जिससे यहाँ पर जाऊं, ऐसा क्या करूं जिससे ये हो। शेखर भी उन्हीं में से एक था। उसके घर के लोगों ने, घर से उसे अनुमति नहीं थी तो अंकुश था उन पर, तो वह निरंतर कोई मार्ग ढूंढने का प्रयत्न करता रहता था। निरंतर वह देश के लिए कुछ न कुछ करने के लिए मार्ग ढूंढता रहता था कि मैं क्या करूं अपने देश के लिए। और कहते हैं कि एक दिन शेखर, माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे, माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। फिर लैंपे लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला। तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था, वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी। देखो मैंने बताया ना कि शेखर भी ऐसे कई मौके ढूंढते रहता था। तो एक दिन कहते हैं कि माँ के अतिरिक्त यानी माँ के अलावा, शेखर और माँ के अलावा और कोई घर में नहीं था, तो शेखर ने हिम्मत करके क्या किया, सभी के कमरे से विदेशी कपड़े लेकर आ गए अलमारी से और खुली जगह में उसका ढेर लगा दिया। और लैंपे लाकर, आपको पता है पहले के समय में वो फानस आता था, मिट्टी के तेल से चलता है, अभी भी आता ही है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं आता। जब लाइट ना हो, बिजली ना हो, तब हम उसे जलाते हैं और मिट्टी के तेल से वह चलता है। वही लाइट लेकर आता है शेखर और उनमें से मिट्टी का तेल निकालकर कपड़ों के ढेर में उड़ेल देता है। तेल का पीपा यानी डिब्बा जो है नौकर के पास था, लेकिन उसके पास मांगने की हिम्मत न होने के कारण शेखर लैंप लेकर आता है और कपड़े जला देता है। उसमें आग लगा दी।
आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लादक भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा। गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला। थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। उसने आग लगा दी और उसके चारों ओर वह घूमने लगा। उसके अंदर पुलकित, उनका जो मन है वो पुलकित हो गया, यानी प्रफुल्लित हो गया, और वह जोरों शोरों से गाने लगा। गांधी का हो बोलबाला, दुश्मन का हो मुंह काला। वो घूमता गया और मानो उत्साह में गाता गया। और तभी कहते हैं कि उसकी माँ आती है वहां पर, और उसकी माँ जो है शेखर के गाल पे एक तमाचा लगा देती है और कहते हैं कि मानो जैसे विदेशी, उनके शेखर के गाल भी मानो जैसे विदेशी हो गए हो। लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। क्यों? क्योंकि कपड़े का ढेर जो है जलकर राख हो गया था। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं। यह भी कि वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी बोलती थी। उसका पहला गुरु, जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था, एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। अब शेखर के मन में विदेशी मात्र से घृणा होने लगी, नफरत होने लगी। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व छाया हुआ है, बल्कि प्रभुत्व छाया हुआ नहीं, आतंक फैला हुआ है। हम पागलों की तरफ विदेशी संस्कृति की तरफ दौड़ लगाते हैं, हमारी नस नस में समाई हुई है। अब उसे पुरानी बातें और अभी की बातें भी याद आने लगी। उसे यह भी याद आया कि उनके पिता उस पर उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने के लिए कहते थे। और उसे ये भी याद आया कि उसकी पहली आया जो थी शैशव में, यानी बचपन में जो पहली आया थी, वह कहते हैं कि ईसाई आया थी जो अंग्रेजी बोलती थी। और दूसरी बात, उसे ये भी याद आया कि वह बचपन से अंग्रेजी बोलता है, बोलना जानता है, लेकिन हिंदी तो अभी सीख रहा है। ऐसा क्यों? और उसे ये भी याद आता है कि उसका पहला गुरु जो था, जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था, वह एक अमेरिकन मिशनरी था। वो पढ़ाता कुछ भी नहीं था, लेकिन अंग्रेजी की शिक्षा अवश्य देता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा, जिसे मैं घृणित समझता हूँ। उसी विदेशी को माँ कहने बाध्य हो। शेखर का मानना है कि मातृभाषा वह है जिसे हम सबसे पहले सीखते हैं। तो शेखर ने सबसे पहले कौन सी भाषा सीखी? अंग्रेजी। इसलिए वो सोचता है कि तो हमारी मातृभाषा विदेशी हुई, यानी विदेशी भाषा जो है अंग्रेजी भाषा, वो हमारी माँ हुई। अब उसके आत्मा के अभिमान को ठेस पहुंचती है, बहुत धक्का लगता है। उसे अपने आप से घृणित यानी नफरत होने लगती है। वह कहता है कि मैं विदेशी को माँ कहने को बाध्य हूँ। मैं कभी विदेशी भाषा को माँ कह नहीं सकता। मैं उसे अपनी माँ मानूंगा ही नहीं। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। देखो, उस दिन उसे पता चल गया कि हमारी मातृभाषा यानी हमारी माँ जो है, वह मातृभाषा जो है वह अंग्रेजी नहीं है। इसलिए उसने क्या किया? उसी दिन से उसने
हिंदी पढ़ना आरंभ कर दिया, हिंदी सीखना आरंभ कर दिया और चेष्टा से, बड़ी चेष्टा से उसने अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा और अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को वह दूर करने लगा। और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताजी थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथियाली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न जिसके राष्ट्रपिता गांधी है और सिद्धि के लिए साधन है अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। यानी अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए वह क्या करता है, गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए वह एक नाटक, राष्ट्रीय नाटक लिखना शुरू करता है। उसे एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताजी ही थी, इसलिए उसे लिखने में कोई ज्यादा कठिनाई तो नहीं हुई। उसने प्रस्तावना भी ज्यों की त्यों हथिया ली, ठीक है। और जब उसने आरंभ किया तो क्या हुआ, एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, और जिसके राष्ट्रपिता कौन थे, महात्मा गांधी, जिस पर ऐसा भारत के जहां पर अनवरत कताई हो, बुनाई हो, विदेशी माल और विदेशी मनुष्य का वहां परित्याग करे, यानी छोड़ दे, उसे अपनाए नहीं, विदेशी चीज को ना अपनाए, ऐसा उसने देखा। और ऐसा अवसर भी आए कि यदि कोई उसे एक गाल पर तमाचा मारे तो वह दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहे। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था और उसने अंत में नाटक का अंतिम दृश्य जो था वह था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न भारत था। यानी उसने स्वाधीन भारत का स्वप्न देखा, एक ऐसा भारत कि जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा जो है मनुष्य को आए नहीं, विदेशी संस्कृति का वह परित्याग करे और अपने देश की संस्कृति को अपनाए। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देशी शाही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपाकर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। और हर समय जब जहां वह जाता उसके मन में एक ध्वनि गुंजा करती, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने निर्माण किया है। यानी नाटक पूरा हो जाता है तो वह बहुत खुश होता है, लेकिन दूसरों से छुपा कर रखता है, क्योंकि वह जानता है कि यदि घर वालों को मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा तो उसको वह सब लोग जो है उस नाटक को, उस किताब को नष्ट कर देंगे। इसलिए वह सरस्वती को भी बताता नहीं है, किसी को भी बताता नहीं और छुपाकर रखता है। वह अपने आप पे गर्व करता है कि मैं एक नाटक का लेखक हूँ, चंद्रशेखर लेखक हूँ, ऐसा वह गर्व करता है, अभिमान करता है। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था,
सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। यानी एक दिन शेखर अपने पिता के साथ दौरे पर जा रहा था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम से बाहर टहल रहे थे। शेखर थोड़े कुछ आगे और पिता उनके पीछे पीछे। तभी एक लड़का आया और शेखर के बराबर उन्मुख सामने आकर उसे बोला कि तुम्हारा नाम क्या है। तो शेखर ने उसे सिर से लेकर पांव तक देखा तो उसे पता चला कि ये एक अंग्रेज लड़का है और वह अहंकारी भी है और इसी कारण वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता है, ऐसा शेखर को लगा। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया। कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता नहीं। उसने तनिक और रोब में कहा, माय नेम इज, डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? शेखर के पिता वहां न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है। अंग्रेजी उतनी जानता नहीं पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा। उत्तर कोई नहीं दिया। उस लड़के को क्या लगा कि शेखर को अंग्रेजी आती नहीं है और इसीलिए वह उत्तर नहीं दे रहा है। लेकिन शेखर ने उसे भांप लिया कि ये लड़का जो है शायद कोई अंग्रेजी का कोई पाठ दोहरा रहा है। अंग्रेजी भी उतनी जानता नहीं है पर उसने जो प्रश्न किया था अंग्रेजी में उससे उसे घृणा होने लगी थी शेखर को। यदि वो प्रश्न का उत्तर उसके पिताजी नहीं होते तो शायद हिंदी में उत्तर अवश्य देता, लेकिन पिता के होने के कारण वह उसे उत्तर दे नहीं सकते थे क्योंकि उनके पिता के सामने वह झिझकते थे। पिता के क्रुद्ध स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते? शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है? तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया। जब उनके पिता ने देखा कि वो लड़का शेखर को प्रश्न पूछ रहा है तो शेखर अंग्रेजी जानता है फिर भी उसे उत्तर नहीं देता है, तो उस लड़के को ये जताने के लिए उसके पिता ने कहा कि बोलो, जवाब दो, क्यों उत्तर नहीं दे रहे हो? तो इसके कारण शेखर और भी क्रोधित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बोलते। तब वो लड़का जो है वहां से हंसकर चला जाता है और शेखर के पिता उसे कहते हैं, इधर आओ, और वेटिंग रूम में उसे ले जाते हैं। उसका कान मरोड़कर, खींचकर, पकड़कर पूछते हैं कि जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है क्या? लेकिन शेखर कुछ उत्तर देते या उत्तर न देने की गुस्ताखी करते उसके पहले ही ट्रेन आ गई। और दूसरे दिन उसके पिता ने शेखर की माता से कहा कि हमारे सभी बच्चे जो है बुद्धू है, उन दूसरों के सामने उसके बोल जो है नहीं निकलते। और ये बात जो है शेखर सुन लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि उनके पिता जो है ये समझ नहीं सकते कि शेखर जो है वो यह क्यों कर रहा है। देश की उसके अंदर जो स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा है उसे नहीं पहचान सकते। देश के लिए वो कुछ करना चाहते हैं, उसे नहीं पहचान सकते। अपनी राष्ट्रभाषा, भाषा और अपनी मातृभाषा के लिए वह कुछ करना चाहते हैं, वो भी पहचान नहीं सकते। उन्होंने देखा भी नहीं कि किस प्रकार शेखर जो है अपने भाषा में से, अपनी बोली में से अंग्रेजी विदेशी भाषा को निकाल रहा है और हिंदी को अपना रहा है। यानी वो लोग भी कहते हैं कि विदेशी संस्कृति के
उन पर विदेशी संस्कृति का जो प्रभुत्व है वह छाया हुआ था। लेकिन शेखर जो है ये सब सुनकर भी चुप रहते हैं और यहाँ पर यह कहानी जो है समाप्त होती है। आपको होमवर्क में शब्दार्थ, मुहावरे और स्वाध्याय सब एक बार लिखना है। क्या करना है? शब्दार्थ भी एक बार लिखने हैं, मुहावरे भी एक बार लिखने हैं और स्वाध्याय के जो प्रश्न है वह भी आपको एक बार लिखने हैं। ठीक है।